नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। बाकू सम्मेलन पर टिकी निगाहें। दैनिक जागरण, बिना वजह विवाद। राष्ट्रीय सहारा, चुनावी रेवड़ी या गरीबों की मदद। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। बाकू सम्मेलन पर टिकी निगाहें। दैनिक जागरण, आदित्य सिन्हा लेखक, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की गंभीर होती समस्या का समाधान तलाशने में जुटा है। ऐसे में सभी की नजरें अजरबैजान के बाकू पर लगी हैं। बाकू में COP29 सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP सम्मेलन विश्व भर के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उद्यमियों से लेकर तमाम अंशभागियों का ऐसा सालाना सम्मेलन है जहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर मंत्रणा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल के बाकू सम्मेलन में वार्षिक जलवायु फाइनेंसिंग टारगेट और बहुपक्षीय कार्बन क्रेडिट सिस्टम में प्रगति के साथ ही जलवायु परिवर्तन जोखिम के लिहाजा से नाजुक देशों के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता जैसे अहम समझौते पर कुछ सहमति बनाने के प्रयास होने के आसार हैं। कहने को तो इस सम्मेलन में सर्वानुमति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यही दर्शाती है कि लक्ष्यों की प्राप्ति में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और सफलता के लिए कार्रवाई की गति तेज करनी होगी। मौजूदा यथास्थिति के पीछे व्यापक रूप से यही मान्यता है कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में अपनी भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। ऐतिहासिक रूप से अपने उत्सर्जन दायित्व के बावजूद कुछ विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें देरी से विकासशील देशों की ऐसी क्षमताएं प्रभावित हो रही हैं जिनसे वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बना सकें। उनके लिए आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय निरंतरता के साथ संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है। विकसित देशों को इस वंशगति की ओर ध्यान देकर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह में विकासशील देशों में राह में सबसे प्रमुख अवरोध वित्तीय संसाधनों का योगदान आवश्यक स्तर से कम है। वर्ष 2022 में विकसित देशों ने $115.9 अरब उपलब्ध कराए और पहली बार $100 अरब के वार्षिक लक्ष्य का आंकड़ा पार हुआ। हालांकि यह भी अभी कम है, क्योंकि अगर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो 2030 तक हर साल में $2 ट्रिलियन करोड़ राशि की आवश्यकता होगी। कर्ज का अंबार विकासशील देशों की राह में एक और बाधा बन चुका है। तमाम विकासशील देश कर्ज के बोझ से ऐसे करा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए उनके पास संसाधन बहुत सीमित होते जाते हैं। वर्ष 2011 से 2022 के बीच उन देशों की संख्या 22 से बढ़कर 59 हो गई जिनका कर्ज उनकी GDP के 60% के स्तर को पार कर गया। इसमें तीसरी बाधा निजी पूंजी से जुड़ी सीमित पहुंच की है। चूंकि जलवायु परिवर्तन से जुड़े उपक्रमों में प्रतिफल कम होने के साथ ही कई जोखिम भी जुड़े होते हैं, तो निजी निवेशक अक्सर उनमें निवेश से कतराते हैं। वर्ष 2022 में निजी क्षेत्र द्वारा इस मदद में केवल $21.9 अरब ही जुटाए जा सके, जो आवश्यकता में के अनुपात में बहुत कम है। एडॉप्टेशन यानी नई तकनीकों को अपनाने में फंडिंग की कमी भी एक देश की बाधा बनी हुई है। इस मद में वर्ष 2021 में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग $21.3 अरब रही, जबकि इसके लिए सालाना 215 से 387 अरब की आवश्यकता है। यह अंतर कई देशों की स्थिति को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति और नाजुक बना सकता है। पांचवी बाधा आर्थिक कमजोरी और बुनियादी ढांचे की कमी से जुड़ी है। अधिकांश विकासशील देश स्थिर आर्थिकी वाले देश हैं जहां बुनियादी ढांचा की समुन्नत नहीं। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की दृष्टि से इनकी स्थिति नाजुक बन जाती है, जबकि निवेशकों के लिए ये कम आकर्षक होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका विश्व का केवल 2 से 3% कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की तमाम चुनौतियों के साथ ही ऊर्जा की किल्लत से भी जूझ रहा है। स्वाभाविक है कि ग्रीन ट्रांजिशन यानी हरित संक्रमण की उसकी राह कठिन बनी हुई है। स्पष्ट है कि कार्बन उत्सर्जन में कम योगदान के बावजूद विकासशील देश ही जलवायु परिवर्तन की सबसे अधिक तपिश झेल रहे हैं। विकसित देशों के वादों से भी वे आजिज आ चुके हैं। खास तौर से ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF जैसी संकल्पना का पूरी तरह साकार न होना विकासशील देशों को कचोटता है। ऐसे में कई
कोई हैरान नहीं कि विकासशील देशों को इस मामले में विकसित देशों की मंशा पर ही संदेह होने लगे। कई विकासशील देशों की दलील है कि वे अभी भी गरीब, तमाम बीमारियों और लचर बुनियादी ढांचे जैसी समस्याएं झेल रहे हैं, जिनके समाधान के लिए उन्हें ऊर्जा एवं संसाधनों की दरकार है। वहीं विकसित देश कार्बन उत्सर्जन में अपने पुराने और भारी योगदान को अनदेखा करते हुए विकासशील देशों पर जल्द से जल्द उत्सर्जन कम करने के लिए ऐसा दबाव डालते हैं कि वे उनकी गति से ताल मिलाएं। इस प्रकार विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं का संज्ञान लिए बिना ही अमीर देशों द्वारा लक्ष्य तय किया जाना भी असंतोष का कारण बन रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन से उपजी प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं ने उन देशों एवं समुदायों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार हैं। मिस्र में हुए COP27 में नुकसान एवं क्षतिपूर्ति कोष की पहल हुई थी, लेकिन उसमें पर्याप्त योगदान न होने से उसकी उपयोगिता सीमित बनी हुई है। ऐसे में यह उचित ही होगा कि विकासशील देश उस नुकसान एवं क्षतिपूर्ति मुआवजे पर भी जोर दें, जिसकी चर्चा तो बहुत हुई थी, लेकिन उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाए। बाकू में विकासशील देशों को इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि यह न केवल न्याय के दृष्टिकोण से अपितु उनके अस्तित्व के लिहाज से भी बेहद अहम है। बिना वजह विवाद। राष्ट्रीय सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान से वंचित करने वाले 1967 के अजीज बाशा केस को पलटते हुए अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करने का मसला रेगुलर बेंच को दे दिया। अदालत ने कहा कि कोई संस्थान कानून को तहता बना है तो अभी अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 के अपने फैसले में AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था, जिसके खिलाफ सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने ऐसे 7 जजों की पीठ को भेज दिया। बीती फरवरी में यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 1967 में अजीज यासा बनाम भारत गणराज्य मामले में शीर्ष अदालत ने भी AMU का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म कर दिया। कहा कि कानून के मुताबिक स्थापित संस्थान अल्पसंख्यक होने का दावा नहीं कर सकता, पर 1981 में सरकार ने AMU एक्ट में संशोधन कर बीवी का यह दर्जा बरकरार कर दिया। AMU को लेकर समय समय पर विवाद होता रहा है। आजादी की क्रांति का हिस्सा रहे सर सैयद अहमद खान ने इसके गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। समान शिक्षा के मामले में पिछड़ते मुसलमानों की स्थिति सुधारने की मंशा से उन्होंने तमाम तरक्की पसंद मुसलमानों के साथ मिलकर इस विधि की नींव डाली थी। उनका सपना था कि देश के मुसलमान उच्च शिक्षा हासिल कर प्रतिष्ठित पदों पर काबिज हों। AMU में फिलवक्ता 37,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जिन्हें बगैर किसी जाति, पंथ, संप्रदाय या लिंग के भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जा रही है। हालांकि कुछ पाठ्यक्रम सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। धार्मिक आधार पर देशवासियों को बांटने की राजनीति करने वालों के लिए यह करारा झटका हो सकता है, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने को लालायित युवाओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण देने के प्रयास होने चाहिए। शिक्षण संस्थान को राजनीतिक विवादों से परे रखना चाहिए। सवाल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का होना चाहिए, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय बुरी तरह से असफल हैं। विश्वविद्यालय की वैश्विक रैंकिंग में फिसड्डी साबित होने के बावजूद हमारा ध्यान उधर नहीं है, जो छात्रों के बेहतरीन भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। चुनावी रेवड़ी या गरीबों की मदद। हिंदुस्तान। आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। मुफ्त चुनाव आते ही किसी क्लियरेंस सेल जैसा माहौल बन जाता है। सस्ते का माल सस्ते में की तर्ज पर राजनीतिक पार्टियां वादे पर वादा करती जाती हैं, और तब तो ज्यादातर पार्टियां सरकार बनते हैं उन वादों को पूरा करने में जुट जाती हैं। कई दशक पहले दक्षिणी राज्यों से शुरू हुआ यह सिलसिला अब करीब करीब पूरे देश में फैल चुका है। चमत्कारी बात यह है कि हर एक पार्टी ऐसे वादे करती है जो और दूसरे पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं चूकती। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावी गर्मी पकड़ रही। एक बार फिर यह किस्सा खुल गया। मजे की बात यह है कि इस बार वाद विवाद की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से हुई, और वह भी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य कर्नाटक में। खड़गे के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया और फिर कांग्रेस नेता ने भी खुलकर मैदान में उतर गए। शुरुआत इस बात से हुई कि कर्नाटक सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
देने वाली शक्ति योजना खत्म करने जा रही है। खरगे के सवाल उठते ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तुरंत उन्हें दुरुस्त किया और कहा कि योजना की समीक्षा की बात हुई है, खत्म करने की नहीं। लेकिन यह बात खुले मंच से हुई, जहां पूरे प्रदेश का मीडिया मौजूद था। खरगे ने एक तरह से राज्य के नेताओं को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिनका दूसरी पार्टियां फायदा उठा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि राज्य का बजट देखकर ही गारंटी देनी चाहिए। अगर आप बजट से ज्यादा की गारंटी देंगे तो दिवालिया हो जाएगा। सड़क बनाने के लिए मिट्टी तक नहीं मिलेगी और लोग आपको दोष देंगे। उनका यह बयान झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए था। उन्होंने साफ कहा कि अंग्रेज राज्यों के बजट का अध्ययन करेगी और उसके हिसाब से ही ऐलान किया जाएगा कि गारंटी दी जाएगी। खरगे की इस बात से किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? जो भी सुनेगा यही कहेगा समझदारी की बात है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए, मगर राजनीति ऐसे तो चलती नहीं है। बीजेपी ने बात पकड़ ली और खुद प्रधानमंत्री मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत बातें करके बेनकाब हो गई। इसके साथ ही भाजपा ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक की माली हालत खस्ता कर दी और सरकार के पास वादे पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन हो रहा है, लेकिन बाकी देश में यह विवाद छिड़ गया है कि चुनावी वादे जनता की भलाई के लिए हैं या फिर वोट जुटाने के लिए रेवड़ी बांटने की कवायद है। और फिर महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से 5 गारंटियों का ऐलान भी हो गया। खुद राहुल गांधी ने यह ऐलान किया। इनमें महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीनों का भुगतान और महिलाओं व बच्चियों के लिए मुफ्त बस सेवा देने वाली महालक्ष्मी योजना पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी और कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसे कृषि समृद्धि कहा गया। तीसरी गारंटी है राज्य में जातिगत गणना और आरक्षण में 50% की सीमा खत्म करने का ऐलान। चौथी गारंटी है 25 लाख रुपए और स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं। पांचवा वादा है रोजगार, नौजवानों के प्रतिमाह 4,000 रुपए तक की सहायता। मानना चाहिए कि कांग्रेस और उसके साथी दलों ने महाराष्ट्र का बजट पढ़कर ही ये वादे किए होंगे, लेकिन यह सवाल तो उठेगा कि इनमें से कितने वादे पूरे हो पाएंगे और क्या जनता इन पर भरोसा करेगी। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाने वाली भाजपा भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की माझी लाकड़ी बहिड़ योजना पर जबरदस्त जोर दे रही है। ये चुनावी वादे हैं या रेवड़ी? इस सवाल 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही खड़ा किया था, जब कांग्रेस ने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भी महिलाओं और नौजवानों के लिए ऐसे ही वादे किए थे। हिमाचल में कांग्रेस ने 10 चुनावी वादे किए थे। तीनों जगह महिलाओं और नौजवानों को लुभाने के लिए उन्हें हर महीने भत्ता देने का वादा हुआ कह सकते हैं। पार्टी को इस का फायदा भी मिला, लेकिन तेलंगाना में केसीआर और आंध्र में जगन मोहन रेड्डी अपनी सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं गिनाते रह गए और वोटरों ने उनका साथ नहीं दिया है। जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत में ऐसी योजना की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। राज्यों के चुनाव को छोड़ भी दें तो देश की राजनीति में किसान सम्मान योजना, मुफ्त रसोई गैस, मुफ्त शौचालय, मुफ्त घर और मुफ्त अनाज योजना ने जो भूमिका निभाई है उसे भला कैसे नजरअंदाज करेंगे। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में सबके लिए काम जुटाना संभव नहीं होगा। ऐसे में सरकारों को न सिर्फ गरीबों की मदद देने बल्कि बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए मदद का इंतजाम करना पड़ेगा। केंद्र या राज्य सरकारों के हाल देखें तो वे मदद पहुंचाने में अपना भी राजनीतिक फायदा देख पा रही हैं। सम्मान का सवाल अभी केंद्र में नहीं आ पाया है। ऐसी परिस्थिति में लखनऊ के मशहूर नवाब आसिफ उद्दौला की याद लाजमी है। उन्होंने 18वीं सदी में अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए इमामबाड़ा जैसी बड़ी इमारत बनवाई थी, जिसमें हजारों लोगों को काम दिया गया ताकि लोग मेहनत करके पैसा कमा सकें, उन्हें खैरात लेने की जिल्लत ना झेलनी पड़े। तभी से यह जुल्मा प्रसिद्ध है, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफ उद्दौला। क्या आज इसी अंदाज में राहत देना संभव नहीं रह गया? काम के बदले अनाज और मनरेगा जैसी योजनाओं को मजबूत करना क्या बेहतर तरीका नहीं होगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों और राजनेताओं को नहीं बल्कि उन्हें कुर्सी तक पहुंचाने वाले वोटरों को भी देना होगा। धन्यवाद।